हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 8 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आपको इस स्लाइड्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी काइट के नाम से टेलीग्राम चैनल भी क्रिएटेड है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। ताकि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो आप वहां पे इजीली उसे अवेल कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्या क्या न्यूज़ में है उसे देखते हैं। तो ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है हेमा कमेटी के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये हेमा कमेटी के बारे में अब तक न्यूज़ आ चुकी है, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर अगर वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो क्यों लाई गई है ये कमेटी? तो विमेन की सेफ्टी के लिए लाई गई है। कहाँ? तो फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक एक्ट्रेस थी केरला में जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी और उन्होंने अपनी अपील सेंड कहाँ की? तो केरला हाई कोर्ट में। अब केरला हाई कोर्ट के द्वारा ही ये हेमा कमेटी को सेटअप किया गया था। ठीक है, ताकि जो भी गाइडलाइंस हो या जो भी स्टेप्स लेनी चाहिए विमेन सेफ्टीज़ के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, उसे लाया जा सके। तो इसलिए ये कमेटी न्यूज़ में आई थी, अभी दोबारा न्यूज़ में है और फ्रंट पेज पे ही है। तो थोड़ी कोशिश करें इसे याद रखने की, क्योंकि ये कमेटी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और कमेटी वगैरह यूपीएससी ने पूछा हुआ है बहुत पहले भी, डायरेक्टली भी पूछा है कि ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, या मैच द फॉलोइंग में भी कुछ कमिटीज़ को यूपीएससी ने पूछा था। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, हेमा कमेटी याद रखेंगे, विमेन सेफ्टी के लिए लाई गई है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है इंदस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड, जहाँ बात की गई है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए इस ट्रीटी में ताकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बेनिफिट मिल सके। और इसमें कुछ चीज़ें और भी मेंशन हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी मेंशन है, राइट? कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, या रिवर की डिस्प्यूट थी बाकी कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ क्या क्या स्टेप्स ली गई, वो सारी चीज़ें मेंशन है। और एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में भी मेंशन है, जहाँ इंडिया पाकिस्तान यूज़ कर सकती है इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन को, यानी पीसीए को, ताकि जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में वाटर के डिस्प्यूट हैं उसे सॉल्व किया जा सके। अब अभी फ़िलहाल इस आर्टिकल के थ्रू तो हम दो चीज़ समझेंगे, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझेंगे, और दूसरी चीज़ पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में समझेंगे। हालांकि इंटरनेशनल पेज पे एक आर्टिकल, इस आर्टिकल नहीं, एक न्यूज़ आई हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, तो वहाँ हम समझेंगे आईसीजे के बारे में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये दो चीज़ों के बारे में आप समझें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंदस वाटर ट्रीटी क्या है? तो ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। और किसने नेगोशिएट किया इसे? तो वर्ल्ड बैंक ने इसे नेगोशिएट किया था। और इस ट्रीटी में क्या है कि इंदस रिवर सिस्टम वाली जो भी रिवर्स हैं, या इंदस रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी अच्छे से यूज़ की जा सके दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। और ये साइन कहाँ हुई थी इंदस वाटर ट्रीटी? तो ये साइन की गई थी कराची में 1960 में। अब ये ट्रीटी के हिसाब से क्या प्रोवाइड की गई, यानी क्या क्या चेंजेस लाई गई? तो ट्रीटी के हिसाब से ईस्टर्न रिवर इंडिया को दी जाएगी, ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम वाली। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पाकिस्तान कंट्री को दी जाएगी। अब ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी है जो इंडिया को दी गई है? तो BRS करके आप याद रख सकते हैं, ब्यास, रवि, सतलज, ये तीन रिवर इंडिया को दी गई हैं कंट्रोल। और जो वेस्टर्न रिवर है, इंदस, चेनाब, झेलम, यानी ICJ से आप याद रख सकते हैं। तो ICJ यानी इंदस, चेनाब, झेलम, ये तीन रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स की कंट्रोल दी गई है पाकिस्तान को। तो ये है बेसिकली इंदस वाटर ट्रीटी की के बारे में। अब हम देख लेते हैं मैप में कौन सी रिवर कहाँ है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, या नहीं भी पूछ सकती है तो फिर भी हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ है, राइट? तो यहाँ देख सकते हैं सबसे आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ में कौन सी रिवर है? तो इंदस रिवर है। उसके नीचे नीचे कौन सी रिवर आती है? तो ये आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर आती है रावी, फिर आती है ब्यास, फिर सबसे नीचे है सतलज। ठीक है, अगर साउथ टू नॉर्थ बात की जाए तो सतलज है, फिर ब्यास है, फिर रावी है, फिर चेनाब है, फिर झेलम है, फिर है इंदस। तो ये है रिवर सिस्टम जो हमें समझनी थी। अब हम देखेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो ये एक नॉन यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, याद रखनी है, नॉन यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो हेग, नीदरलैंड में। अब ये काम क्या करती है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, चाहे वो टेरिटोरियल हो, या मैरीटाइम बाउंड्रीज से रिलेटेड हो, या सॉवरेनिटी से रिलेटेड हो, या ह्यूमन राइट, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या इंटरनेशनल या रीजनल ट्रेड से रिलेटेड हो।
अब पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसे क्रिएट किया गया है यानी कंस्टिट्यूट किया गया है दो सेपरेट मल्टीलैटरल कन्वेंशन से। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, आपको याद रखनी है। इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, ठीक है। पर ये यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर के जैसे ये 1993 से यूएन के साथ वर्क कर रही है एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब हम और डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। तो इस्टेब्लिश कब की गई, तो 1899 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक कोर्ट नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता होगा, राइट, वो क्या है, तो ट्रिब्यूनल है। तो ये ट्रिब्यूनल ही जैसे वर्क करती है पीसीए, ठीक है। और इंडिया मेंबर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। और इसे इंडिया ने रेक्टिफाई किया है, इसकी दो कन्वेंशन दोनों को इंडिया ने रेक्टिफाई किया हुआ है, 1899 और 1950, ठीक है। कुल मिला के ये पता होना चाहिए कि इंडिया मेंबर है पीसीए की, इस्टेब्लिश कब की गई, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल जैसे काम करती है, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये यूनाइटेड नेशन की नॉन यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ये काम क्या करती है ये पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें याद नहीं रखनी है, या इससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ भी चीज़ें डीप में नहीं पढ़नी है, क्योंकि यूपीएससी कभी डीप में नहीं कुछ भी पूछती है आपसे, जनरली पूछती है, ठीक है, जो भी बेसिक है। अब दूसरी आर्टिकल के को देखते हैं जो आज की न्यूज़ में कवर्ड है। तो यहाँ पे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में मेंशन है, क्योंकि यहाँ ये बताई गई है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के बारे में बताई गई है, ठीक है। जो कि 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर में बाकू अजरबैजान में होने जा रही है, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29। तो उसी के बारे में मेंशन है कि क्या क्या डेवलपमेंट इसमें होगी, क्या क्या चेंजेस लाई जाएंगे, क्या क्या स्टेप उठा सकती है कंट्री एक, राइट, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या क्या क्या है, मतलब वो लाई जा सकती है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के तहत, वो सारी चीज़ें मेंशन है। अब किसी की पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पूछ सकती है, तो उसे हम देखेंगे। तो यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में समझने से पहले हमें अब समझना होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, जहाँ एनुअल समिट होती है, जहाँ पे हर कंट्रीज मिलके जो भी डिस्कशन होती है, उस कोई भी मैटर होती है या कोई सी भी टॉपिक है उस पर डिस्कशन करती है, राइट। तो एक समिट के समिट के जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी की अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29th अभी होगी बाकू अजरबैजान में 2024 यानी इसी साल। पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28th कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दुबई में, ठीक है, याद रखनी है, क्योंकि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, कहाँ हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुई है यूपीएससी में। तो याद रखनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29th अभी हो रही है बाकू अजरबैजान में। अब हम देखेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में, पर उससे पहले हम समझेंगे इसकी ऑरिजिन कि आखिर यूएनएफ ट्रिपल सी को लाया कैसे गया है। तो एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 1992 में, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी इनफॉर्मली नाम क्या है, तो अर्थ समिट। अर्थ समिट के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समिट ऑर्गेनाइज की गई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अब इस समिट में तीन चीज़ों के बारे में बहुत ही स्पेसिफिकली बात की गई थी। एक तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी, दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई, और तीसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। और इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग से कन्वेंशंस को लाया गया। अब क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सी कन्वेंशन लाई गई, जिसे हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से। और बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी कन्वेंशन लाई गई, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम सीबीडी के नाम से जानते हैं। ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो यूएनसीईडी यानी अर्थ समिट के द्वारा पेश की गई थी। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूएनएफ ट्रिपल सी है जो कन्वेंशन है, इसे हम देखेंगे। हालांकि सीबीडी यानी बायोडाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन आई ये भी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा है मेरी तो ठीक है, अदरवाइज सेपरेट वीडियो है अपलोडेड मेरे ही चैनल पे, प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट में या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करके, तो उन दोनों में आपको मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर वॉच करें। तो अब चलिए हम देखते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिससे क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो कॉम्बैट करने की कोशिश की जा रही है जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम में उसे। और ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, तो 1994 में ये ट्रीटी फोर्स में आई। अब हम और डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। यूएनएफ ट्रिपल सी की मेन एम क्या है, कि लिमिट करनी है ग्रीन हाउस गैसेस
जो इंक्रीज हो रही है उसे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज में, और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस को हमें टारगेट करनी है, और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पर्टिकुलर एक क्लाइमेट सिस्टम में ना बढ़ जाए, इसीलिए ये फ्रेमवर्क को लाई, ये कन्वेंशन को लाई गई, ठीक है। अब इसके द्वारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। यूएनएफ ट्रिपल सी के ही द्वारा काइटो प्रोटोकॉल लाई गई, ठीक है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट लाई गई। अब काइटो प्रोटोकॉल में भी ये फ्रेमवर्क थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें या स्टेप्स बताई गई हैं जो एक कंट्री को फॉलो करनी है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को एक पर्टिकुलर लिमिट में किया जा सके, ठीक है। ये कब साइन की गई? तो 1997 में साइन की गई, जो 2005 से लेकर 2020, 2005 टू 2020 तक ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल चली। उसके बाद ये ख़त्म हो गई, 2020 तक ही इसकी टाइम पीरियड थी। उसके बाद अभी पेरिस अग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेड है पूरे वर्ल्ड में, राइट। जो जिसने सुपरसीड यानी सक्सेसर आप कह सकते हैं काइटो प्रोटोकॉल की है ये, तो ये याद रखनी है। कभी बहुत बार आपने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, तो पता होना चाहिए ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करने के लिए ये एग्रीमेंट लाई गई है, और ये किसके तहत लाई गई है? तो यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत लाई गई है। और यूएनएफ ट्रिपल सी किसके तहत लाई गई है? तो ये अर्थ समिट यानी यूएनसीईडी के तहत 1992 में लाई गई है, ठीक है। अब पता हमें होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को ही पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर, राइट। तो कौन कौन सी ये गैसेस हैं? तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? या तो आपसे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पूछ लें, कैसे लाई गई है, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की हो रही है या रिसेंटली हुई है, बेसिकली काम क्या करती है, इसके अंदर कौन कौन सी एग्रीमेंट आई है, ये आपसे पूछ ले। या आपसे पूछ ले सीधा सीधा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन कौन सी जो गैसेस हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कि कंसीडर करते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये है इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़, जहाँ पे इसराइल सॉरी आयरलैंड आयरलैंड सोच रही है कि साउथ अफ्रीका को भी ज्वाइन करे आईसीजे के। आईसीजे में जो अपील की गई है जेनोसाइड को लेके, राइट, जेनोसाइड के केस इसराइल कंट्री के अगेंस्ट वहाँ पे अपील की गई है, कुछ कंट्रीज़ के द्वारा अपील की गई है, सॉरी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका तो चाह ही रही है कि इसराइल कंट्री जेनोसाइड रोक दे गाज़ा वाली जो एरिया गाज़ा वाली एरिया है उस पे। और अब आयरलैंड कंट्री भी सोच रही है कि वो भी सपोर्ट करेगी साउथ अफ्रीका को। अब कौन कंट्री किसे सपोर्ट करे, कौन कंट्री क्या बोले, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना है आईसीजे के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी पे क्वेश्चन आ सकती है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इकलौती यानी ओनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकलौती ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट है जो जनरल डिस्प्यूट अगर दो नेशन के बीच में होती है, राइट, या कोई से भी इंटरनेशनल लीगल इश्यूज पे डिस्प्यूट रहती है, उस पे अपनी एडवाइजरी ओपिनियन देती है। याद रखनी है, एडवाइजरी ओपिनियन देती है। और ये छः जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से एक है, यानी वन ऑफ द सिक्स ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसी के अंदर है ये, ठीक है। यानी छः प्रिंसिपल ऑर्गन है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन की कौन कौन, तो ज़रूर एक बार आप गूगल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं अगर आप बता पाएँ तो, ठीक है। तो उसी में से ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। कहाँ लोकेटेड है? तो हेग नीदरलैंड में। अभी जस्ट हमने देखा कि एक और ऐसी कोर्ट है जो हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। कौन है वो? तो पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो भी हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। और आईसीजे ये भी हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की, यानी पीसीआईजे, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तब तब ये लाई गई थी, यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लाई गई थी। फिर इसी में कुछ और अमेंडमेंट लाके, कुछ चेंजेस लाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फिर बनाया गया, ठीक है। तो सक्सेसर है, याद रखनी है, जनरल स्टेटमेंट में आ सकती है। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो पार्टी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यू के, ठीक है। और 15 मेंबर्स होते हैं आईसीजे के अंदर जो इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हर 9 साल के लिए, 9 ईयर टर्म्स के लिए। एक कंट्री के द्वारा एक ही पर्टिकुलर जज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इकलौती प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जो लोकेटेड है, जो नहीं लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी में, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अभी हम मैंने जस्ट आपको यूएनएससी के बारे में बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं। तो यूएनएससी के बारे में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। G4 ग्रुप और यूएनएससी दोनों के बारे में एक बार सर्च करें। सेपरेट वीडियो है अपलोडेड मेरे चैनल पे, उसे ज़रूर वॉच करें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें आई हैं और इंडिया को भी सपोर्ट, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट इसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे। एडिशनली ये बता दिया आपको, अब आप उसे अच्छे से सर्च करें। अब हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में देखेंगे। ये इकोनॉमिक पेज पे आई है न्यूज़, ठीक है, जहाँ बताई गई है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के बारे में मेंशन है कि ये दोनों अग्रीमेंट इंडिया को साइन करनी चाहिए। ये दोनों की पार्ट इंडिया को बननी चाहिए, ताकि ये फर्दर अच्छे से डेवलपमेंट इंडिया में हो सके। ठीक है, और ये किसने बताया? तो नीति आयोग की जो CEO है BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने बताया। अब हम ये इन दोनों अग्रीमेंट को देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे। हालांकि एक बार क्वेश्चन आई है इस पे, पर हमें पता होना चाहिए, दोबारा न्यूज़ में है तो क्या पता दोबारा दोबारा भी फ्रेम क्वेश्चन हो सकती है। अब ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्री के बीच में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है? तो जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, बहुत सारी कंट्रीज़ है, राइट। तो जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है। और इसमें 15 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को और 30% वर्ल्ड की जीडीपी को। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट में ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके मेंबर कंट्रीज। और ये लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है हिस्ट्री में, ऐसा इसे कंसिडर किया गया है। और ये साइन कब की गई थी RCEP को? तो नवंबर 2020 में इसे साइन किया गया था। RCEP पहली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि अवेलेबल है एशिया में, ठीक है। तो एशिया की ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। अब RCEP को कंसीव्ड कब किया गया था? तो 2011 में आसियान की जो समिट हुई थी बाली इंडोनेशिया में, वहीं से RCEP को वहीं से इसकी ऑरिजिन हम देख सकते हैं, या वहीं से इसे सेटअप किया गया। अब RCEP के अंदर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं जो कि हाई मिडिल लो इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यूपीएससी आपको बोल सकती है कि सिर्फ मिडिल इनकम कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो कि ऑप्शन रॉन्ग होगी, क्योंकि हाई इनकम वाली कंट्रीज़ भी हैं, मिडिल इनकम वाली भी कंट्रीज़ हैं और लो इनकम वाली भी कंट्रीज़ RCEP की पार्ट है। आपको याद रखनी है यहाँ पे कि इंडिया मेंबर नहीं है RCEP की, ठीक है। इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए याद रखनी है। अब यहाँ कंट्रीज हम देख सकते हैं मैप में कौन कौन सी हैं। तो साउथ कोरिया, जापान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपीन, कंबोडिया, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। ये मैप में से बस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। श्रीलंका भी नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। चाइना है लेकिन, ये ध्यान देनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के बारे में देखेंगे। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे ए मैंने लिख दिया, पर ये ए नहीं आप प्रोनाउंस की जाती शॉर्ट फॉर्म में, CPTPP ही की जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है, याद रखनी है। ट्रेड अग्रीमेंट है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ के बीच में ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट हुई है। और ये इवॉल्व कैसे हुई थी? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लाई गई थी, जिसे रेक्टिफाई नहीं किया गया था, तो इसी को देखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को लाया गया है। अब हम इसके बारे में और जानकारी देखेंगे। तो यहाँ जैसे कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें इंक्लूडेड, राइट। और 11 जो मेंबर्स हैं, ये अकेले 13.4% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरियाज अगर GDP में बात की जाए, तो उसे कंसिडर किया जाता है CPTPP को। ये सब ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या अग्रीमेंट को लेकर। अब ये कब साइन की गई? तो फॉर्मली ये साइन की गई 2008 18 में,
सैंटियागो चिली में इसे साइन की गई है, और इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, तभी तो न्यूज़ में आई है यहाँ पे आप देखें कि RCEP और CPTPP को इंडिया को ज्वाइन कर लेने चाहिए। ठीक है, अब यूपीएससी तो ट्रिक करती है ऐसे ही कि इंडिया मेंबर है इसकी, ऐसे ही स्टेटमेंट डालती है, तो थोड़ा ध्यान देना, इंडिया दोनों की मेंबर नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो इतनी ही न्यूज़ कवर्ड है। ठीक है, तो ये सारी थी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट कवर्ड है। अगर आपने बहुत सारी जानकारी सीखी होगी या समझी होगी, तो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपने सीखी ही समझी होगी, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो ज़रूर आप रेगुलरली देखा करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाकी ऐसी कोई चैनल्स हैं जो इतनी डिटेल में और जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। तो थोड़ा ध्यान देनी है, वीडियो ज़रूर वॉच करें, आप ही के लिए बेनिफिशियल है, राइट। ये मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो ज़रूर इस वीडियो को वॉच किया करें और बाकी जो वीडियोज़ हैं अपलोडेड उसको भी देखा करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।